Hello students, welcome back to the fourth lecture of digital communication. My name is Kalyan Krishnavasti and today we will be studying two very important concepts of digital communication. One is Huffman coding and the second one is Shannon's theorem. अब बच्चों हफमैन कोडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में हम शैनन फेनो कोडिंग पढ़ चुके हैं. हफमैन कोडिंग हैज अ बेटर एफिशिएंसी देन शैनन फेनो कोडिंग, तो इसीलिए हफमैन कोडिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. जहां पर एफिशिएंसी इज अ कंस्ट्रेंट वी ऑलवेज फॉलो हफमैन कोडिंग. दोनों का ही तरीका डिफरेंट है, बट फाइनली व्हेन वी आर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी पार्ट देन द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम. द सेकेंड टॉपिक that we'll be discussing in the next 30 minutes is Shannon's theorem. बच्चों, this is a breakthrough theorem in communication engineering. Shannon ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसके बाद से डिजिटल कम्युनिकेशन चेंज्ड फॉर गुड. अब यहां पर आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि Shannon ने कैसे रिटेंडेंसी को इंक्रीज करके, ऑल्दो रिटेंडेंसी बढ़ाने से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, बट स्टिल कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर इंस्टेड ऑफ सेविंग रिटेंडेंसी एरर इज मोर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट. हमें यह ज्यादा इंश्योर करना है कि सिस्टम में एरर ना आए, तो ऐसे एप्लीकेशंस में वी हैव टू इंट्रोड्यूस रिटेंडेंसी. शैनन ने यही कॉन्सेप्ट दिया था जिसके थ्रू ही प्रपोज्ड अ थ्योरम, जिसको बच्चों हम शैनन्स कैपेसिटी थ्योरम भी कहते हैं, शैनन हार्टले थ्योरम भी कहते हैं. दिस थ्योरम हेल्प्ड अस टू डिसाइड द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच अ गिवन कम्युनिकेशन चैनल कैन एफिशिएंटली ट्रांसमिट द डेटा. क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चों हम हफमैन कोडिंग पढ़ेंगे. हफमैन कोडिंग में दीज आर द स्टेप्स जो मेरा एल्गोरिदम फॉलो करता है. सबसे पहले अगेन लाइक शैनन फेनो कोडिंग, व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे अपनी प्रोबेबिलिटीज को बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है. क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप से लॉजिक बदल जाता है बच्चों. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमें लास्ट की दो प्रोबेबिलिटीज सेलेक्ट करनी है और उनको 0 और 1 असाइन करना है. क्लियर है? अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. लास्ट की दो प्रोबेबिलिटीज उठानी है और उन्हें 0 और 1 असाइन करना है. क्लियर? उसके बाद मुझे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी की पोजीशन पे रख देना है. और ये स्टेप मैं तब तक करता जाऊंगा जब तक सभी सिंबल्स कोड नहीं हो जाते. लास्ट में आई विल फाइंड द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज h अपॉन l स्टार लॉग बेस 2d. हमारे सिलेबस में हमारे लिए ब्लॉक लेंथ 2 होगी, तो लॉग d बेस 2 विल बी 1 फॉर अस. क्लियर? तो हमारे लिए बच्चों एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला है जो हमने शैनन फेनो में पढ़ा था. चलिए अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन देखते हैं. हमें 4 सिंबल दिए हैं विथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज. अगेन एज आई से द फर्स्ट स्टेप इज हमें इन सभी सिंबल्स को डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी में लिखना है. दीज आर द डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू असाइन 0 एंड 1 टू द लोएस्ट पॉसिबल सिंबल्स. ध्यान से देखेंगे तो लोएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज क्या थी? दिस एंड दिस. मैंने इसको 0 असाइन किया, इसको 1 असाइन किया. इन दोनों को 0 और 1 असाइन करने के बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया. ऐड करने पे आई गेट 0.2. नाउ यहीं पर गलती होती है, गलती भी होती है बच्चों, और अलग अलग रूल्स भी लोग फॉलो करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन. हमें क्या करना है, हमें 0. भाई ऑलरेडी हमारे पास 0.2 प्रेजेंट है अपने सेट पे, बट हमें नए वाले 0.2 को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करनी है. तो मैं 0.2 यहां लिख देता हूं. अब ये वाला 0.2 इस पोजीशन पे आ गया बच्चों, ये वाला 0.2 इस पोजीशन पे आ गया. अब मेरा नया चार्ट ये बन के आ गया. अगेन मैंने लास्ट की दोनों प्रोबेबिलिटीज उठाई, दे हैपन टू बी 0.2. अगेन मैंने इसको 0 असाइन किया, इसको 1 असाइन किया, दोनों को ऐड किया बच्चों तो 0.4 आया. 0.4 को मैंने अगेन देयर वाज अ 0.4 बट आई गेव द न्यू सिंबल द हाईएस्ट प्रायोरिटी. मैंने इसको 0.4 को इस पोजीशन पे प्लेस कर दिया. इस सिंबल की पोजीशन चेंज हो गई. नाउ दिस इज 0.4 और ये 0.2 बच्चों यहां पे आ गया. अगेन मैंने अपना चार्ट चेक किया और लास्ट की दोनों प्रोबेबिलिटीज को 0 एंड 1 असाइन किया. दिस वाज 0, दिस वाज 1.
दोनों को मैंने ऐड किया बच्चों, आई गेट 0.6, मैंने 0.6 को इधर रखा एंड 0.4 वॉज अगेन एट दिस पॉइंट। तो दिस इज हाउ आई असाइन जीरोज एंड 1। अब आप देख रहे हो मेरे पास फर्दर इसको चेंज करने का कोई, या फर्दर मैं इसको कोड नहीं कर सकता, तो एट दिस पॉइंट आई विल स्टॉप। अब बच्चों द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आई नीड टू डिसाइड कोड्स फॉर देम। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे ज्यादा गलती कोड असाइन करने में होती है। तो मैं कोड कैसे असाइन कर रहा हूं? सबसे पहले मैं सिंबल S1 उठाता हूं। क्लियर है? मैंने देखा S1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.4, बट यहां पे बच्चों 0.4 को कोई कोड नहीं मिला है, ना तो 0 असाइन हुआ है ना तो 1 असाइन हुआ है। मैं फिर आगे चलता हूं, मेरा 0.4 यहां पहुंच जाता है, यहां पर भी 0.4 अभी तक कोड नहीं हुआ है। तो मैं फिर आगे गया, मैं यहां आता हूं, ये वो पहला पोजीशन है बच्चों जब 0.4 कोड हुआ है। ठीक, तो S1 मैं लिखता हूं, 0.4 को कितना कोड मिला है? 0, तो मैंने यहां पर 0 लिखा। फिर अब ये 0.4 कंबाइन होके 0.6 बन चुका है और यहां पहुंचता है, यहां पर फिर इसको कोड मिला है 0। क्लियर है? तो मुझे S1 सिंबल के कोड्स मिल गए, दे आर 0 0। क्लियर? अब बच्चों मैं S2 सिंबल पे आता हूं, ध्यान से देखेंगे, हम सभी सिंबल्स स्टेप बाय स्टेप ट्रेवल करेंगे। 0.2 बच्चों यहां पर कोई कोड नहीं है, मैं यहां पे आता हूं, यहां पर 0.2 कोडेड है। कितना कोड मिला है बच्चों? 0 कोड, तो मैंने 0 लिख लिया। अगेन मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करके मैं यहां पहुंचता हूं, यहां 0.4 को कोड नहीं मिला, नहीं छोड़ दूंगा मैं। फिर 0.4 यहां आता है, यहां पर इसको कोड मिला है 1, तो मैंने इसको कोड दे दिया 1। फिर मैं आता हूं सिंबल S3 पे, ध्यान से देखेंगे बच्चों एक एक स्टेप। S3 इज 0.2, यहां पर कोड नहीं है। फिर मैं यहां पहुंचता हूं, यहां पर 0.2 है, कोड है 1। फिर ये 0.2 यहां पहुंचता है 0.4, यहां पर कोड नहीं है। फिर ये यहां पहुंचता है, यहां पर कोड है 1। क्लियर? फिर मैं आता हूं S4, S4 पे S1 S2 S3 कंप्लीट हो चुके हैं, S4 पे दिस इज 0.1, यहां पर कोड है बच्चों, तो मैंने यहां पर इसको कोड दे दिया 0। ठीक, फिर ये यहां से यहां पहुंचता है, यहां पर इसके पास कोड नहीं है। फिर ये यहां पहुंचता है, यहां पर इसके पास कोड है, कितना कोड है? 1। फिर बच्चों ये यहां से पहुंचता है, यहां पर इसके पास कोड है 0। नेक्स्ट इज S5, S5 पे आता हूं, यहां पर इसके पास बच्चों कोड है, तो मैंने यहां पर इसको कोड दे दिया 1, दिस इज द कोड। फिर मैं बच्चों आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं 0.2 पे, 0.2 पे बच्चों यहां पर कोड नहीं है। फिर ये 0.2 यहां जाता है, यहां पर कोड है कितना? 1। फाइनली ये यहां पे जाता है, यहां पर कोड है 0। तो ये है बच्चों तरीका जिसके थ्रू मैं इनको कोड करता हूं। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और आपको बता देता हूं, आप ध्यान देंगे, मेरे एल्गो का रूल कहता है, ये एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है कि हम पीछे से कोडिंग करते हैं। बट बच्चों पीछे से कोडिंग करने में, भाई आप पहली बार ये कोड पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप एरर कर दो, गलती हो जाए आपसे। और यहां पर आपने देखा है अगर एक भी बिट की गलती हुई तो मेरे कोड का लेंथ बदल जाएगा। अगर कोड का लेंथ बदल गया तो एफिशिएंसी गई। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप आगे से ही ट्रेवल करो बट कोड पीछे से लिखो। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप आगे से ही ट्रेवल करो। आपने देखा होगा जब मैं कोड्स लिख रहा था तो मैं पहले राइट साइड लिख रहा था और मैं राइट से लेफ्ट आ रहा था। तो आप भी यही हैबिट डालोगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है एरर को अवॉइड करने का। आपसे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा, मैं लास्ट कोड लेता हूं, यहां से आपको समझाता हूं। सबसे पहले S5 का 0.1 यहां पे कोड था 1, तो मैंने यहां पर इसको कोड दिया 1। इसके बाद बच्चों ये यहां पे आया 1, तो मैंने ये 1 लिखा यहां पे। फाइनली आया 0, तो मैंने लिखा 0। तो मैंने रूल तो फॉलो किया बट बहुत स्मार्टली फॉलो किया जिससे मुझसे गलती ना हो। तो आप भी यही लॉजिक फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू राइट द करेक्ट कोड। क्लियर है? अब बच्चों वंस वी आर डन विद द कोड, मैंने एक चार्ट बना दिया है जहां पर मैंने अलॉटेड कोड्स लिखे हैं। अलॉटेड कोड्स के बाद कोड लेंथ्स। क्लियर है? कोड लेंथ के बाद नाउ इट इज वेरी इजी, हम चाहें तो एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी के लिए मेरे पास बच्चों प्रोबेबिलिटी है, ये चार्ट मुझे एंट्रोपी निकाल के दे दीजिएगा, सिग्मा पी आई लॉग 1/pi
I इज इक्वल टू 1 to n। तो जितने सिंबल्स हैं मैं वहां से एंट्रोपी निकाल सकता हूं। एंट्रोपी निकालने के बाद बच्चों मैं L स्टार निकाल सकता हूं। दिस विल बी LI PI। ये मेरा LI वाला चार्ट है, क्लियर, एंड दिस इज माई PI वाला चार्ट। तो यहां से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड LI PI। वंस आई एम डन विद दीज टू पैरामीटर्स आई कैन इजिली डिटरमाइन दी एफिशिएंसी। क्लियर है? एफिशिएंसी आने के बाद मैं रिडंडेंसी भी निकाल सकता हूं। लास्ट लेक्चर में हम ये सभी कोड पैरामीटर्स देख चुके हैं, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे रिडंडेंसी निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज हाउ वी कोड थ्रू हफमैन कोडिंग। क्लियर है? आई होप आपको शैनन फेनो और हफमैन में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और दोनों की कोडिंग टेक्निक भी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहां से वी आर डन विद द सोर्स कोडिंग वाला पार्ट। अब बच्चों हम सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे कोड करते हैं, इसके लिए हमने दो तरीके पढ़ लिए। वंस द सिंबल्स आर कोडेड, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Next step is we have to transmit these symbols, and during transmission we need to ensure that there is minimum error. We cannot make error 0, but still we can ensure that minimum error occurs. Now this is a major concern. Why major concern? क्योंकि आप देख रहे हो, आपने सेकेंड ईयर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है कि एरर के लिए मुझे रिटर्डेंट बिट्स चाहिए, जिनको मैं पैरिटी बिट्स भी बोलता हूं। आई नीड पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स का मतलब मुझे एडिशनल बिट ऐड करनी है। तो बच्चों अगर मुझे एडिशनल बिट ऐड करनी पड़ेंगी तो मेरा रिडंडेंसी चेंज हो जाएगा, मुझे रिडंडेंसी चेंज करके ज्यादा बिट ऐड करनी है। तो ये तो मेरे सोर्स कोडिंग के रूल के अगेंस्ट है। सोर्स कोडिंग में मैं यही चाहता था कि मैं रिडंडेंसी को रिमूव कर दूं, मैं कम से कम बैंडविड्थ इस्तेमाल करूं। अब बच्चों एरर के लिए शैनन ने कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए हैं, हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा। शैनन ने बोला इफ वी आर एबल टू इंक्रीज द रिडंडेंसी देन थ्रू दिस रिडंडेंट बिट वी कैन कंट्रोल एरर। तो बच्चों जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट शैनन ने दिया था, मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके देता हूं। शैनन प्रपोज्ड अगर मुझे 0 ट्रांसमिट करना है तो मैं 0 ना ट्रांसमिट करूं, मैं 000 ट्रांसमिट करूं। ध्यान से समझेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू विल स्टार्ट लविंग इंफॉर्मेशन थ्योरी। अगर मुझे 1 ट्रांसमिट करना है बच्चों तो मैं 1 ना ट्रांसमिट करूं, मैं 111 ट्रांसमिट करूं। और बच्चों डिजिटल कम्युनिकेशन में वी नो दैट सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी। सिंक्रोनाइजेशन को मैं साधारण भाषा में आपको समझा देता हूं। रिसीवर को पता होना चाहिए, या सिंक्रोनस डिटेक्शन में रिसीवर को पता है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे मालूम है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसके पास आने वाली है, कोहेरेंट डिटेक्शन जिसको बोलते हैं। अब बच्चों 0 की जगह 000 ट्रांसमिट किया और रिसीवर को डिसाइड करना है। रिसीवर ने बोला अगर 2 बिट भी 0 हुई, ध्यान से समझेंगे, अगर देखिए मुझे ट्रांसमिट 0 और 1 ही करना था, और एरर फ्री कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर को पता होना चाहिए या रिसीवर को सही चीज रिसीव करनी चाहिए। अगर मैंने 0 भेजा तो रिसीवर को 0 मिल जाए, अगर मैंने 1 भेजा तो रिसीवर को 1 मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 की जगह 000 ट्रांसमिट किया और रिसीवर को यह बता दिया, या रिसीवर ने यह डिसाइड कर लिया अगर उसे 2 0 मिल जाते हैं तो वो ये मान लेगा कि 0 ट्रांसमिट हुआ था, या अगर उसे 2 1 मिल जाते हैं तो वो ये मान लेगा कि 1 ट्रांसमिट हुआ था। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए 1 बिट पे एरर आती है, सिंगल बिट पे एरर आती है। तो बच्चों मैंने ट्रांसमिट क्या किया था, 000। एक्चुअली में मुझे ट्रांसमिट करना था 0, बट मैंने ट्रांसमिट क्या किया था, 000, और मैं मान लेता हूं कि 1 बिट पर एरर आ गई। अगर 1 बिट पर एरर आ गई बच्चों तो क्या हो सकता है, या तो ये रिसीव हुआ होगा, या तो ये रिसीव हुआ होगा, या तो ये रिसीव हुआ होगा। ये तीनों ही चीजों में से, इन तीनों ही केसेस में से कोई एक केस रिसीव हुआ होगा, क्योंकि 1 बिट पे एरर है। बट मेरा रिसीवर तो जानता है कि अगर उसे 2 0 भी मिल गए तो वो डिसाइड कर देगा कि 0 ट्रांसमिट हुआ था। और इन तीनों ही केसेस में आपके सेट पे 2 0 हैं। तो आप देख रहे हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एरर अकर्ड एट 1 पोजिशन, रिसीवर वॉज स्मार्ट इनफ टू डिसाइड दैट 0 वॉज ट्रांसमिटेड। द सेम वे रिसीवर कैन डिसाइड
इफ वन इज ट्रांसमिटेड और नॉट। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या आई, अगर एक से ज्यादा बिट पर एरर है तो द स्कीम फेल्ड, या फॉर दैट मैटर मुझे 5 बिट, अगर मुझे 0 ट्रांसमिट करना है तो मुझे 5 टाइम्स 0 ट्रांसमिट करना पड़ेगा, अगर मुझे 2 बिट इंश्योर करनी है। तो अगेन इससे प्रॉब्लम क्या आई, ओवरहेड क्रिएट होता गया, मेरी नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे। अब बच्चों एक और तरीका ढूंढा गया, शैनन ने एक और थ्योरम प्रपोज की। शैनन सेड इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग 1 बिट एंड अलोकेटिंग अ पैरिटी बिट टू एवरी सिंगल बिट, मैं 0 को अलग पैरिटी दे रहा हूं, 1 को अलग पैरिटी दे रहा हूं। ये कुछ वैसा ही हुआ कि मेरे सोसाइटी में से 33 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट पे एक एक चौकीदार बैठा है। तो व्हाट इज अ स्मार्ट वे, मैं 33 फ्लैट्स को एक एक चौकीदार दे दूं, या पूरी सोसाइटी को 2 चौकीदार दे दूं, या 3 दे दूं? भाई स्मार्ट वे तो यही है कि मैं पूरी सोसाइटी को एक चौकीदार दे दूं या 2 चौकीदार दे दूं। तो देन इट वाज डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल बिट and transmitting single bit with additional parity we can use blocks of information। यही चल के बच्चों आगे ब्लॉक कोड को जन्म देता है। तो हम सिंगल को कोई बिट ना अलॉट करके कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को पैरिटी बिट्स असाइन करते हैं। बट अगेन यहां पर भी प्रॉब्लम थी, देयर वाज अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। चलिए इसको समझते हैं कि क्या था, बहुत ध्यान से समझेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शैनन ने बोला मान लेते हैं ये मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्लियर है, मैं इस कम्युनिकेशन सिस्टम पे अल्फा बिट्स ट्रांसमिट कर रहा हूं और यहां से मुझे कुछ रिटेंडेंट बिट्स मिल रही हैं। ध्यान से समझेंगे इसको, यहां से मुझे कुछ रिटेंडेंट बिट्स मिल रही हैं। इस अल्फा में मैं जैसे ही रिटेंडेंट बिट्स ऐड करता हूं, फाइनली रिसीवर पे मुझे बीटा बिट्स मिलती हैं, क्लियर है, फाइन। मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया टी, मैं टी टाइम पर कोडिंग कर रहा हूं, मतलब मैं रुक रहा हूं कि टी टाइम तक रुक रहा हूं, लेट बिट्स कम एंड देन आई विल कोड। क्यों? क्योंकि अब मैं हर बिट को इंडिविजुअली तो नहीं कोड कर रहा, मैं पूरी बिल्डिंग को अलग चौकीदार दे रहा हूं, मैं हर फ्लैट को चौकीदार नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि मैं टी टाइम इंटरवल पे रुकता हूं, तो टी टाइम इंटरवल तक टोटल इतनी बिट्स आ जाएंगी, क्लियर, पर सेकेंड अल्फा बिट्स आ रही हैं तो टी टाइम में इतनी बिट्स आ जाएंगी, पर सेकेंड बीटा बिट्स निकलती, टी टाइम में इतनी बिट्स को निकलना चाहिए था, क्लियर है। अच्छा, बहुत वाजिब सी बात है कि बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी ही होगी, या आप ऐसे कह सकते हो बीटा टी की वैल्यू अल्फा टी से बड़ी ही होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर रिटेंडेंट बिट्स ऐड कर चुके हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां पर मुझे कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं, 2 टू द पावर अल्फा डी, इट्स वेरी लॉजिकल, n बिट्स हैं तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यहां पर बच्चों कितने अवेलेबल हैं, 2 टू द पावर बीटा टी, क्लियर है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से समझेंगे, रिसीवर पे बच्चों 2 टू द पावर बीटा टी बिट्स अवेलेबल हैं या बिट्स निकलेंगे आउटपुट से जब मैं 2 टू द पावर अल्फा टी बिट से बिट्स सप्लाई कर रहा हूं, क्लियर है। तो मेरा रेट हो गया अल्फा बाई बीटा, मतलब अल्फा से इनपुट आ रहा है, बीटा से आउटपुट आ रहा है। अब इस सिचुएशन को हम एक रियल लाइफ बड़े रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वन फाइन वीकेंड यू डिसाइड टू गो आउट फॉर अ मूवी, आप अपने शहर के किसी मॉल में जाते हो या किसी थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए। यू लिव इन अ मेट्रो सिटी एंड आप देखते हो कि वीकेंड्स पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। अब इस सिचुएशन को मैं इस सिचुएशन से कनेक्ट करूंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंग पे 250 गाड़ियों के पार्क होने की जगह अवेलेबल है, बाहर से ऑन एन एवरेज 50 से 60 गाड़ियां आ रही हैं, तो गार्ड इज वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल लेट यू इन। आपने देखा भी है मॉल्स की पार्किंग में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं फॉर पार्किंग। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, दिस इज माई पार्किंग एंड दीज आर द इनकमिंग व्हीकल्स। तो बच्चों जब तक पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है तब तक इनकमिंग व्हीकल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, गार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं, ही विल अलाउ द व्हीकल्स टू मूव इन। प्रॉब्लम बच्चों कहां पे आएगी, मान लेता हूं 250 में से 220 स्लॉट्स भर चुके हैं। अब बच्चों
there will be a long queue outside the parking and the guard will not allow all the vehicles because उसके पास जगह ही नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, आउटपुट पे इस रेट से बिट्स आ सकती हैं और ये वो रेट है जिस रेट से मैं इनपुट सप्लाई कर सकता हूं। अगर पार्किंग पर हमेशा जगह अवेलेबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर बहुत ज्यादा गाड़ियां एक साथ पार्किंग में जाने की कोशिश करेंगी तो देयर बी अ ट्रैफिक जैम, देयर बी अ कंजेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही कंजेशन आपकी ओवरलैपिंग है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में देखी थी। दिस वाज योर ओवरलैपिंग। क्लियर है? ये कुछ वैसा ही है कि मेरे ब्रिज पर से 100 व्हीकल्स आ सकती हैं एट द मोस्ट, और ब्रिज पर किसी समय पर 200 व्हीकल्स चढ़ गई तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कंजेशन। तो मुझे वही कंजेशन अवॉइड करना है भाई, मुझे एरर फ्री कम्युनिकेशन चाहिए। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है एरर फ्री कम्युनिकेशन। तो एरर फ्री कम्युनिकेशन तो तभी होगा ना बच्चों जब सारी बिट्स आराम से पास हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बिट्स को कोड तो कर चुका हूं और एफिशिएंटली कोड कर चुका हूं। शैनन, फेनो, हफमैन में से मैंने कुछ इस्तेमाल किया और मैंने एफिशिएंटली बिट्स को कोड कर दिया। अब मुझे अपने कम्युनिकेशन सिस्टम का दूसरा ऑब्जेक्टिव बच्चों अचीव करना है, एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। चलिए, तो जब तक स्लॉट्स अवेलेबल हैं तब तक बिट आती रहेंगी। तो आइडियल कंडीशन में मैं आपसे अगर पूछूं बच्चों कि मैं चाहता हूं कि डेटा ट्रांसमिट होता ही जाए या बहुत सारा डेटा हाई स्पीड में ट्रांसमिट हो, तो आपका क्या जवाब होगा? आप तो यही बोलोगे ना, सर इसको बढ़ा दो, बीटा टी बढ़ा दो। भाई पार्किंग तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना। अब मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगा कि संडे को पार्किंग 250 से 1000 कर दो, बट अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन देखो तो आप यही कहोगे सर बीटा टी बढ़ जाए किसी तरह। क्लियर है? आप कहोगे बीटा टी बढ़ जाए। अब बीटा टी बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। टी का मतलब अगर मुझे बीटा टी को बढ़ाना है तो बहुत सीधी सी बात है, मैं टी बढ़ा लूं। क्योंकि देखो बीटा बढ़ाना तो बीटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर अल्फा बढ़ रहा है, क्योंकि बीटा क्या था? बीटा मेरा रेट ऑफ आउटपुट था, अल्फा मेरा रेट ऑफ इनपुट था। तो बेस्ट केस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही बोलूंगा भाई टी को बढ़ा ले। अगर टी को मैंने बढ़ा लिया तो मेरा बीटा टी बढ़ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझो, अगर मैंने टी को बढ़ाया तो टी क्या था? टी मेरा वो समय था जब तक मैं वेट कर रहा था कि अल्फा बिट्स आ जाएं। ध्यान से समझेंगे, टी वो समय था जब तक मैं इंतजार कर रहा था कि अल्फा बिट्स आ जाएं तो मैं कोडिंग शुरू करूं। अब आप कह रहे हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज करने के लिए मैं हमेशा चाहता हूं पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल रहे, तो सर बीटा टी बढ़ा लीजिए। बीटा टी बढ़ाने के लिए आप टी बढ़ाओगे बच्चों तो ये बढ़ गया, टी बढ़ गया। इसका मतलब मुझे कोडिंग शुरू करने के लिए और इंतजार करना है। आइडियली आप बोलोगे सर टी को इनफाइनाइट कर दो, तो भैया टी को इनफाइनाइट कर देंगे तो इंफिनिटी टाइम तक तो हम इंतजार करेंगे कि बिट्स आए, मैं कोडिंग शुरू करूं, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि एरर फ्री कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चों इस थ्योरी से शैनन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दिया। अगर हम अल्फा और बीटा के रेशियो में एक सामंजस्य बैठा लें, मतलब जिस रेट से गाड़ी आ रही है और जो रेट अवेलेबल है, इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें, इस रेट को मैं किसी तरह फिक्स कर दूं या बहुत ही स्मार्टली चेंज कर दूं, तो मैं ऑलमोस्ट एरर फ्री कम्युनिकेशन अचीव कर सकता हूं। यही रेट बच्चों आगे जाके मुझे चैनल कैपेसिटी थ्योरम देता है। शैनन की चैनल कैपेसिटी थ्योरम यही है। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। स्टेटमेंट कह रहा है, शैनन की कैपेसिटी थ्योरम की दो स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, एक को नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। द मैक्सिमम रेट that can be accommodated by a channel is called the channel capacity. Shannon said if R is less than C, मतलब जिस रेट से डेटा आ रहा है अगर वो रेट चैनल की कैपेसिटी से कम है तो वी कैन ऑलवेज डिजाइन एन एफिशिएंट कोड विद रिड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चों तो मैं एरर फ्री कम्युनिकेशन अचीव कर सकता हूं। कैसे अचीव कर सकता हूं? मैं एक ऐसा कोड डिजाइन कर सकता हूं
जो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम कर देगा। क्लियर है? यही मेरा लॉजिक था, यही मेरा स्टेटमेंट था, यही मैं चाहता था कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम कर दूं। तो शेनन ने ये अल्फा अपॉन बीटा के रेशियो से ये बता दिया कि ऐसा हो सकता है। क्लियर? अच्छा, इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से हम क्या कहते हैं? अगर इंफॉर्मेशन रेट, द रेट एट विच द सोर्स इज सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, अगर वो रेट कैपेसिटी से बड़ा है तो बच्चों मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूनिटी को अप्रोच करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यूनिटी को अप्रोच करेगी दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मैक्सिमम और एरर फ्री कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के बेस पे शेनन ने एक थ्योरम दी है दैट सेज दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, C is B log base to 1 plus SNR, signal power, noise power, this is bandwidth. This gives the capacity for a channel with infinite bandwidth. अगर मैं इतना चौड़ा पुल बना दूं या इतनी बड़ी पार्किंग बना दूं तो क्या ऐसा है कि हमेशा गाड़ी आती रहेगी? जी नहीं। शेनन ने बोला ऐसा नहीं होगा। कैपेसिटी की एक लिमिट है, चाहे बैंडविड्थ इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। उस लिमिट को बच्चों हम शेनन्स लिमिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 1.44 S अपॉन ईटा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट एफिशिएंट कोडिंग एंड शेनन्स थ्योरम। शेनन्स थ्योरम कोडिंग से मुझे यह पता चल चुका है कि हाँ, मैं एफिशिएंटली डेटा को कोड कर सकता हूं ताकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को मिनिमाइज कर लूं। आगे के लेक्चर्स, आगे के कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे हम एरर कंट्रोल कोड्स को बनाते हैं। तब तक आई होप यू ऑल विल स्टडी, स्टे फिट एंड थैंक यू।